ओके, तो हेलो एंड नमस्कार। मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम अर्थात बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो इसमें हमने पहले भाग में यह चीज़ कंप्लीट कर लिया था कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, साथ साथ में जैव प्रौद्योगिकी किससे एसोसिएटेड है, जिसमें हमने केमिकल इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में भी जान लिया था और यह भी जाना था कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब इस पार्ट में हम लोग उसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होने वाले साधन कौन कौन से हैं। तो यह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो बिना स्किप किए कंप्लीट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक एक बातें जो मैं बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से नंबर पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो क्लास का टॉपिक है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त साधन कौन कौन से होते हैं, यूजिंग टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे अक्सर करके 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा सजीव तंत्र अर्थात बायोलॉजिकल सिस्टम में आनुवांशिक पदार्थ में जोड़ तोड़ करना साधारण प्रक्रम नहीं होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न उपकरणों या साधनों की आवश्यकता होती है, जिसे हम पदार्थ भी कह सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जिसमें से सबसे पहला है लाइसोजाइम। तो इसका क्या यूज है? कोशिका से डीएनए पृथक करने हेतु लाइटिक एंजाइम तथा जीवाणु कोशिका से डीएनए पृथक करने हेतु लाइसोजाइम द्वारा कोशिका भित्ति को गलाया जाता है। अर्थात जब कोशिका भित्ति को गलाया जाएगा तभी तो जाकर के डीएनए तक पहुंचा जा सकता है। तो इसमें कौन सा यूज होता है? लाइसोजाइम का। नेक्स्ट है विदलन एंजाइम अर्थात क्लीवेज एंजाइम। तो ये डीएनए अणु को वांछित खंडों से तोड़ने का कार्य करते हैं। अर्थात यदि यह डीएनए प्रक्रम है तो हमको जहाँ से डीएनए को काटना होगा उसमें कौन हेल्प करेगा? विदलन एंजाइम अर्थात क्लीवेज एंजाइम हेल्प करेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं और तीनों नाम याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में अंतर बताइए, तो इसको भी आप सही से तैयार कर लेंगे। तो जो सबसे पहला है एक्सोन्यूक्लियस, यह डीएनए के 5 प्राइम या 3 प्राइम सिरों पर न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है। अर्थात सिर्फ सिरों पर ही यह तोड़ सकता है, ऐसे अंतर पूछा गया है। तो यह सिरों पर ही तोड़ सकता है। और दूसरा है एंडोन्यूक्लियेसिस, ये डीएनए अणु को बीच में तोड़ सकते हैं, किनारों पर तोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आप अंतर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिबंधन एंजाइम। जो प्रतिबंधन एंजाइम है यह भी शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, तो इसको तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। तो प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। यह एंजाइम या वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियो एंजाइम कहलाता है। प्रतिबंधन एंजाइम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को खंडित करता है। ये एंजाइम डीएनए को एक विशेष स्थल पर काटता है, जैसे कि इको आर फर्स्ट प्लाज्मिड अनुक्रम GAATT C को G और A के मध्य काटता है। तो ऐसे यदि पूछा जाता है शॉर्ट में तो आप इसको लिख सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो काटने का कार्य होता है कि जहाँ से आप इच्छा करते हो काटने का, वहाँ से वो डीएनए को काट देगा। जो डबल स्टैंडर्ड होती है डीएनए की श्रृंखला उसको ये काट सकता है। कौन काट सकता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। चलिए अगला जो है तीसरा वह है सिंथेसाइजिंग एंजाइम अर्थात संश्लेषी एंजाइम। अब वो काटने वाले थे और यहाँ पर ये बनाने वाले हैं, अर्थात ये सिंथेसाइज करेंगे। तो ये डीएनए संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज, इनकी सहायता से डीएनए टेम्पलेट पर पूरक डीएनए का संश्लेषण होता है। अर्थात टेम्पलेट की जो दूसरी श्रृंखला है इनकी सहायता से बनाई जाती है। दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इनकी सहायता से आरएनए हेलिक्स पर डीएनए वलयकों का संश्लेषण
किया जाता है। तो ये थे सिंथेसाइजिंग एंजाइम। नेक्स्ट है जोड़ने वाले एंजाइम। नेक्स्ट क्या है? जोड़ने वाले एंजाइम भी ज़रूरत होते हैं। तो इन एंजाइमों की सहायता से टूटे हुए पूरक डीएनए खंडों को जोड़ा जाता है। इन्हें लाइगेज भी बोला जाता है। क्वेश्चन यदि आ जाए डीएनए लाइगेज एंजाइम किस काम में आते हैं, तो डीएनए के खंडों को जोड़ने के काम में आते हैं। नेक्स्ट है क्षारकीय फास्फेटेज। तो ये वृत्ताकार डीएनए के 5 प्राइम सिरे पर फास्फेट समूह को हटाते हैं ताकि ये सिरे टूटकर दोबारा वृत्ताकार गुणसूत्र बन सके। नेक्स्ट है छठा क्लोनिंग वाहक या जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं। तो प्लाज्मिड सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला वाहक होता है या एक क्लोनिंग वाहक का अर्थ होता है जिसमें हमको वांछित जीन को डालना है या जो कि जीन को हमारे कैरी करेगा, याद रखिएगा, और यही क्लोन को भी तैयार करेगा। इससे हम बहुत सारे वांछित जीनों की कॉपी बना सकते हैं या वांछित डीएनए की कॉपी बना सकते हैं। अभी हम इसको डिटेल में भी आपको पढ़ा देते हैं, चूँकि यहाँ आपको एक साथ शॉर्ट में पढ़ना है तो इसलिए यह नहीं पढ़ा रहे। अभी हम इसको एक अलग हेडिंग के तौर पर क्लोनिंग वाहक को डिटेल में भी पढ़ा देते हैं। तो यह एक छल्लेनुमा रचना होती है जो डीएनए की बनी होती है। ये जीवाणु में मुख्य जीनोम के अतिरिक्त पाए जाते हैं। आकार में छोटे होने के कारण इन्हें एक कोशिका से आसानी से निकालकर दूसरी कोशिका में डाला जा सकता है। अब जब हम आपको पुनर्योगज डीएनए तकनीकी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि प्लाज्मिड का यूज क्या क्या होता है। चलिए हम आपको एक बार डिटेल से क्लोनिंग वाहक के बारे में बता देते हैं। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं क्लोनिंग वाहक या संवाहक के बारे में। से क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। तो वाहक में क्लोनिंग हेतु निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। वाहक का अर्थ होता है जैसे ये डीएनए खंड से हमने एक जीन अलग किया, अब इस जीन को हम दूसरे जिस जीन में डालेंगे वह जीन कहलाएगा वाहक जीन। अब चूंकि वाहक जीन एक है और यदि एक ही रहा तो हमें तो कोई फायदा होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, कई अपनी कॉपी बनाएगा, अर्थात कई क्लोन्स बनाएगा, जिससे हमें वांछित डीएनए बहुत सारे मिल जाएंगे और इसी को हम कहेंगे क्लोनिंग वाहक। तो वाहक के में क्लोनिंग हेतु निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सबसे पहला है प्रतिकृतिकरण का उद्भव, अर्थात उसके अंदर अपनी रेप्लिकेशन का उद्भव करने का पावर होना चाहिए। या डीएनए रज्जु का एक खंड है जो प्रतिकृति के समय आरंभन बिंदु के रूप में कार्य करता है। डीएनए का कोई खंड इस स्थल से बंधकर परिपोषी कोशिकाओं में द्विगुणन करने में सक्षम हो जाता है, अर्थात परिपोषी कोशिकाओं में वो डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है। और इसका स्ट्रक्चर भी आप तैयार कर लीजिएगा। यह स्ट्रक्चर है प्लाज्मिड PRB 322 विभिन्न आवश्यक विशेषताओं एवं विदलन एंजाइमों के आक्रमण स्थलों को दर्शाते हुए। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इसको नहीं समझना है, बस एक बार इस फिगर को देख लीजिएगा। और ज़रूरी नहीं कि इस पॉइंट को आप हेडिंग के रूप में लिखें ही, आप इसको सिर्फ एक बार पढ़ लें, समझ लें, और मैं बोल रहा हूँ तो एक बार इसको ज़रूर सुन लें जिससे आपको कुछ जानकारी में रहे। आगे बात करते हैं। यह अनुक्रम स्वैत रूप से प्रतिकृतियों की अनुमति देता है तथा इस प्रकार वाहक परपोषी कोशिकाओं में स्वयं की अनेक प्रतिलिपियां उत्पन्न कर सकता है। इससे लक्ष्य डीएनए की अत्यधिक संख्या प्राप्त करने के लिए है। अत्यधिक प्रतिरूप बनाने के लिए यह उत्पत्ति अनुक्रम और इस सीक्वेंस संवाहक में क्लोन किए जाते हैं। नंबर दूसरा जो गुण होना चाहिए, एक मार्कर जीन या वर्ण योग्य चिन्हक जिससे हमको पता चल सके। तो एक अच्छे वाहक में वर्ण योग्य चिन्हक की उपस्थिति भी एक आवश्यक विशेषता होती है। यह रूपांतरित परपोषी कोशिकाओं के वर्ण की अनुमति प्रदान करता है तथा अरूपांतरित कोशिकाओं को पहचान कर उनको नष्ट करने में सहायक होता है। यह रूपांतरित परपोषी कोशिकाओं की वृद्धि का प्रेरण करता है। अन्यतः प्रतिजैविक औषधियों जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, ऐसे केनामाइसिन तथा एम्पिसिलिन के प्रतिरोधक कूटयुक्त जीन ई कोलाई, श्रीचिया कोलाई के लिए उपयोगी वर्ण चिन्ह समझे जाते हैं। नेक्स्ट होना चाहिए कि क्लोनिंग या पहचान स्थल इनके पास होना चाहिए। तो वाहक में एक ही पहचान या क्लोनिंग स्थल होना चाहिए जहां प्रतिबंधन एंजाइम क्रिया कर सके।
तथा जिससे विजातीय डीएनए को जोड़ा जा सके। यदि एक से अधिक पहचान स्थल हो तो प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया द्वारा वाहक अनेक स्थानों पर कट जाएगा तथा जीन क्लोनिंग भी जटिल हो जाएगी। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में निम्नलिखित वाहकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ भी आप इसको समझ सकते हैं। इसको आपको नोट्स में बिल्कुल भी लिखना नहीं है, चूँकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी और जो चीज़ें हैं उनको आप नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो प्लाज्मिड सबसे पहले यह सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला यह इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्लाज्मिड अलग से देखना आप क्वेश्चन बैंक में या अदरवाइज आप आंसर पेपर उठाएंगे तो प्लाज्मिड पूछा गया है कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो यह सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला वाहक है। यह एक छल्लेनुमा रचना होती है जो डीएनए की बनी होती है। ये जीवाणु में मुख्य जीनोम के अतिरिक्त पाए जाते हैं। इनमें प्रतिजैविकता, लैंगिक कारक, भारी धातुओं के प्रतिरोधक जीन आदि पाए जाते हैं। ये जीवाणुओं के जीनोम से अलग पुनरावृत्ति करते हैं। इन्हें आकार में छोटा होने के कारण कोशिका से आसानी से अलग किया जा सकता है। प्लाज्मिड एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकते हैं। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला प्लाज्मिड वाहक होता है PBr 322। आगे बात करते हैं यदि तो PBr 322 नामक प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी अर्थात TETR एवं एम्पिसिलिन प्रतिरोधी AMPR जीन होते हैं। इनमें से एक जीन में स्थित प्रतिबंधन स्थल पर विजातीय डीएनए जोड़ा जाता है। यदि PBr 322 यानी में TETR जीन के प्रतिबंधन स्थल पर कोई विजातीय डीएनए जोड़ा जाता है तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। ऐसे पुनर्योगज प्लाज्मिड युक्त रूपांतरणों को एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित करने पर ये पुनर्योगज प्लाज्मिड वृद्धि प्रदर्शित करते हैं अर्थात बढ़ जाते हैं। ये रूपांतरण टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वृद्धि नहीं करते हैं क्योंकि विजातीय डीएनए के निवेशन से इनका टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन जो है वो निष्क्रिय हो जाता है और पुनर्योगजों के चुनाव में सहायता करता है। तो इसको याद आपको बिल्कुल भी करना नहीं है, बस एक दो बार पढ़ लीजिएगा, बाकी ज़रूरी नहीं है कि इतना आप इस पर ध्यान दे करके समझे भी। अब आगे बात करते हैं तो प्रतिजैविकों के निष्क्रिय होने पर पुनर्योगजों का चयन मुश्किल हो जाता है। इसके लिए वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्हकों का विकास हुआ। ये चिन्हक जो होते हैं वो क्रोमोजेनिक पदार्थ के उपस्थिति में रंग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन युक्त प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में होते हैं तो क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में नीले रंग की कॉलोनी बनती है। पुनर्योगज प्लाज्मिड में निवेशित सक्रियता के कारण बीटा गैलेक्टोसाइडेज निष्क्रिय होता है और जीवाणु कॉलोनी में कोई रंग उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात इनसे हमको पता भी चल जाता है। आगे बात करते हैं तो इन्हें पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचाना जा सकता है। और नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज। तो ये विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। ये क्लोनिंग वाहक के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे लैम्डा फेज वाहक और M13 फेज वाहक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट तो है पादप तथा जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु वाहक। तो पादपों में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के TI अर्थात ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को क्लोनिंग वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर समझ लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिए, याद करना ज़रूरी नहीं लेकिन आप दिमाग में तो रहे। अभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पादप एवं जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु वाहक को समझाइए, तो आप ऐसा तो नहीं कि आपने कभी इसको पढ़ा ही नहीं, ये एकदम नया टॉपिक है। अच्छा स्कोर करने के लिए जितने भी टॉपिक होते हैं उनको अच्छे से आपको पढ़ना तो ज़रूर होता है। बाकी जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनको तो आपको याद ही करना होता है। तो यह जीवाणु डीएनए इसको बोलते हैं कि एक खंड को सामान्य पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित करके उनके ट्यूमर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है। ये ट्यूमर कोशिकाएं एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के लिए आवश्यक रसायनों का निर्माण करती। इसी प्रकार रेट्रो विषाणु को जंतुओं में क्लोनिंग हेतु वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है।
क्योंकि यह विषाणु सामान्य जंतु कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं के रूप में रूपांतरित कर देता है और जिससे कि कई सारी प्रतियां बन जाती हैं। कुछ अन्य भी जान लेते हैं और आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में इनसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जैसे प्लाज्मिड क्या होते हैं, तो ये एक सरल प्लाज्मिड वाहक में एक प्लाज्मिड मूल का आरंभन बिंदु, एक वर्णयोग चिन्हक, उपयुक्त प्रतिबंधन एंजाइम स्थल तथा लैम्डा कॉस स्थल होता है। इसका उपयोग 45 kb लंबे डीएनए खंड की क्लोनिंग हेतु किया जा सकता है। तो ये बहुत शार्ट में आएगा, 1 नंबर में आएगा अति लघु उत्तरीय में, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र वाहक, तो ये वाहक 300 से 350 kb विजातीय डीएनए का वहन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र वाहक, तो इनका उपयोग 1 MB से उच्च आकार के डीएनए खंडों की क्लोनिंग हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है फेजिम्ड। फेजिम्ड जो होते हैं यह जीवाणु भोजी तथा प्लाज्मिड द्वारा निर्मित एक संयुक्त संरचना है जिसका उपयोग बड़े डीएनए खंडों के वहन हेतु किया जाता है। तो ये शायद पॉइंट्स आपको ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। इसको 1 से 2 बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इनको याद आपको नहीं करना है। अब हम जहाँ पढ़ रहे थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो क्लोनिंग वाहक को आपने डिटेल में जान लिया है, जिससे आप 1 से 2 बार अगर पढ़ेंगे ही तो कुछ ना कुछ जानकारी आपको ज़रूर मिल जाएगी। वाहक का तात्पर्य होता है ऐसा डीएनए खंड, मान लेते हैं यह हमारा डीएनए खंड है और इसमें हमको एक जीन अलग से जोड़ देना है। तो जिसमें हम जो जीन जोड़ने जा रहे हैं वह हमारा वांछित जीन है और जहाँ इंटर करने जा रहे हैं उस डीएनए को बोला जाता है वाहक डीएनए। और वाहक जो होना चाहिए उसमें क्लोनिंग की पावर भी होनी चाहिए ताकि यह अपनी कई प्रतियों का निर्माण कर सके। आगे हम लोग जब बात करेंगे पुनर्योगज डीएनए टेक्निक की तो उसमें हम देखेंगे कि क्लोनिंग क्या होती है और कैसे यह कार्य करती है। तो आगे यदि बात करें हम तो हम बता सकते हैं कि जो कि PBR 322 सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला प्लाज्मिड है। साथ साथ में बैक्टीरियोफेज, ये वह विषाणु हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। इनको बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी वायरस बोलते हैं और इनका आकार तो आपने पढ़ा ही होगा। ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इनका हेड होता है और नेक होता है, इसके बाद टेल्स होती हैं और इसी में इनका डीएनए उपस्थित होता है। तो आगे बात कर रहे थे, तो ये वह विषाणु हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। ये क्लोनिंग वाहक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे लैम्डा फेज वाहक तथा M13 फेज वाहक। तो आई होप आपने ये ज़रूर जान लिया होगा कि जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो अगले पार्ट में जब हम पढ़ाएंगे वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके पास जो भी समय है वह आप पढ़ाई में लगाइए और जितना हो सके अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास